शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्ते से कहें तो आईपीओ की बहार फिर से आ गई है। करीब 5 आईपीओ आ चुके हैं, 5 आईपीओ और आने वाले हैं। तो सुनील जी, आईपीओ को कैसे देखा जाए? ऐसा भी तो नहीं है कि आईपीओ में पैसे जा रहे हैं, इस वजह से मार्केट में थोड़ा सा लोग सुस्त पड़े हुए हैं। नहीं, वो भी एक कारण है क्योंकि इतना भयंकर आईपीओ बड़े-बड़े आईपीओज़ आए हैं और आ रहे हैं, तो नेचुरली थोड़ा लिक्विडिटी सेकेंडरी मार्केट से डीआईएस का उधर जा रहा है, आइदर थ्रू क्यूआईपी रूट या फिर तो वो अपना जो कोटा होता है इनका इंस्टीट्यूशनल कोटा को सब्सक्राइब करना। ज़रूर उसका इम्पैक्ट आपको सेकेंडरी मार्केट में दिखेगा, मगर आईपीओ के बारे में मेरा मानना है कि देखिए, क्या कारण है आईपीओ लाने के लिए, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो अपने बिज़नेस में निवेश करने के लिए पैसा रेज़ कर रहे हैं या अपने जो डेट लेकर उन्होंने जो बिज़नेस को बढ़ाया था, उसको रीपे करने के लिए रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी अच्छी आईपीओ है। मगर अगर प्रमोटर अपना स्टेक डाइल्यूट कर रहा है और यहाँ पे भी मैं देखूँगा कि अगर वो प्राइवेट इक्विटी वाले हैं, जिन्होंने छोटी साइज़ से वो कंपनी को बड़े करने में अपना मदद किया है, अपना रिस्क कैपिटल दिया है, वो निकल रहे हैं, वो ठीक है। सेकंड, अगर कंपनीज़ ने ज़्यादातर अपने एम्प्लॉइज़, सीनियर एम्प्लॉइज़ को एक स्टॉक ऑप्शंस देके बिज़नेस को बढ़ाया, तो उनको भी एक आउट देने के लिए एक प्राइवेट कंपनी आज पब्लिक लिमिटेड होकर उनको एक कैश आउट करने की ऑप्शन दे रही है, वो भी ठीक है। मगर अगर प्रमोटर इन वैल्यूएशन को देकर कैश आउट कर रहा है अपना पैसा, तो मेरे लिए वो एक वार्निंग सिग्नल है। तो मैं ये सब चीज़ स्टडी करूँगा हर आईपीओ के बारे में और फाइनली बात ये है कि अगर वो आईपीओ आ रही है, वो एक नए उभरते हुए बिज़नेस में आ रही है, तो ज़रूर आपको पेश होना चाहिए उसमें क्योंकि ये पहले नहीं थी कैपिटल मार्केट्स में, अब आ रही है तो एक नया अपॉर्च्युनिटी है। तो ये सब इन सब मायने से मैं देखूँगा और फिर चुनूँगा आईपीओ की सब्सक्रिप्शन। फिरोज साहब, आपका पैमाना क्या होता है? मेरा पैमाना 2-3 पॉइंट होते हैं। देखिए, इंडिया की जो प्रोमोटर होल्डिंग्स हैं बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो एस-एन-पी में 90% कंपनियां जो हैं वो 90% से ज्यादा फ्री फ्लोट में हैं। इंडिया में सिर्फ 6% है, एनएसई 500 में 6%, 30 कंपनियां हैं जिसकी 90% ज्यादा की फ्री फ्लोट है। तो ये जो प्रोमोटर का बहुत इंडियन कॉन्सेप्ट है। तो मुझे तो खुशी होती है अगर रीजनेबल वैल्यूएशन पे एक प्रोमोटर अपनी लिक्विडिटी को मार्केट में डाल सके, वरना एसेट बबल्स जरूर होंगी। देखिए, अगर हमारी एनएसई 500 की 500वीं कंपनी का 500 मिलियन का फ्री फ्लोट है, राइट, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार 140 करोड़ लोगों के देश में 500 मिलियन डॉलर की कंपनी 500वीं कंपनी हो गई। तो पॉइंट ये कहना चाहता हूं कि आईपीओ एक जरिया है एक अच्छा पेपर मार्केट में लाने के लिए, बट एट अ फेयर वैल्यूएशन। तो आईपीओ में बहुत अलग अलग किस्म के आईपीओ आते हैं, बहुत वेरिड वैल्यूएशंस होती हैं, थोड़ी जिसपे टेबल पे पैसा छोड़ा जाता है। आप देखें, एक दो अनलिस्टेड में जो ट्रेड होते थे एक्टिवली, उनकी अभी लिस्टिंग हुई है। उसमें ऑलमोस्ट अनलिस्टेड मार्केट में एक शेयर का भाव चल रहा था 1100, बट उसी शेयर का आईपीओ आया 700। अब बोर्ड को तो पता ही था कि यार 1100 में ट्रेड हो रही है, फिर भी उन्होंने कहा कि भाई 700 में मुझे रिटेल निवेशक को ये अपना माल देना है। सो दोज आर काइंड ऑफ आईपीओज यू विल सब्सक्राइब टू। तो मेरा ये मानना है कि आईपीओ अच्छी चीज होती है, प्रमोटर की डाइल्यूशन भी अच्छी चीज होती है अगर फेयर वैल्यू पे हो। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, जब भी आईपीओ हो आपको आईपीओ को इस नजर से देखना है कि वैल्यूएशन ठीक रखी है कि नहीं। वैल्यूएशन अगर ठीक हो तो ये स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का बहुत अच्छा जरिया होता है, क्योंकि अगर पैसे टेबल पे छोड़े जाते हैं तो आपको एक रिस्क सीमित सा लगता है। अगर 700 रुपए में आपको माल मिल जाता है, 1000 पे लिस्टिंग होती है, तो आपको पता है कि ये रिस्क 300 की आपके बफर बन गई, उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करें। बट इंडिया में पहले 2 घंटे में वॉल्यूम आईपीओ में इतनी होती है कि जितने शेयर डाले थे प्रमोटर ने उतने ट्रेड हो जाते हैं। तो इंडिया में लोग स्पेक्यूलेशन करते हैं आईपीओ से, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए आईपीओ करते हैं। वो ना करें, अच्छे आईपीओ को लें, उसको पकड़ के रखें अगर वैल्यूएशन ठीक है। इंटरेस्टिंग बात कही कि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म गेन के लिए आईपीओ को यूज़ करते हैं। लोग कहते ही हैं कि सवाल ही पूछते हैं कि लिस्टिंग गेन कितना होने वाला, लोग वहीं से सवाल ही शुरू करते हैं। अभय अग्रवाल साहब, आप किस तरह से आईपीओ के लिए अपने लोगों को सलाह देते हैं या फिर कैसे चुनते हैं कि कौन से आईपीओ में लगाना है कि नहीं लगाना है? देखिए, एट एट अ हाई लेवल मैं कहूँगा आईपीओ मार्केट, रोबस्ट आईपीओ मार्केट बहुत ज़रूरी है हमारे कैपिटल मार्केट के ग्रोथ के लिए। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि $5 ट्रिलियन के मार्केट कैप से हम 10 ट्रिलियन के मार्केट कैप की तरफ जाएँ, तो वो सिर्फ़ जो लिस्टेड कंपनी है वो उतना मार्केट कैप नहीं बना सकती। बहुत ज़रूरी है कि उसमें से 1-2 ट्रिलियन डॉलर ऐसी कंपनीज़ बनाएँ जो नई लिस्टिंग हो रही है।
दूसरा मैं कहूँगा कि जो हमने देखा है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ कंपनीज दैट आर लिस्टिंग इज प्रीटी गुड। एक ज़माना था जब आईपीओ मार्केट से लोग डरते थे कि ये मैनिपुलेटिव मार्केट है, पर आई थिंक जितना सेबी ने गार्ड रेल्स क्रिएट किए हैं ओवर द इयर्स, प्लस जो मार्केट में भी मैच्योरिटी आई है स्पेशली विद डीआईआईज, तो जो हम देख रहे हैं एक कॉर्पोरेट मैच्योरिटी भी है कि अच्छी कंपनीज आके लिस्ट हो रही हैं और रिस्पॉन्स उनको अच्छा मिल रहा है। अ, हमारी स्ट्रैटेजी लक्ष्मण जी इसमें ये है एज अ फंड कि हम आईपीओ जब कंपनी आती है तो हम उसका डीप रिसर्च करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या बिजनेस है। पर आईपीओ में पार्टिसिपेट कम करते हैं क्योंकि उस समय एक ये डर रहता है कि आईपीओ को के लिए कंपनी को जो बैंकर्स हैं उनके प्रमोटर्स हैं एक अच्छी तरह से सजा के उसको मार्केट करते हैं। तो एक पूरी दुनिया में सबको मालूम है कोई इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री नहीं है उस समय कि कोई फंड मैनेजर आर्बिट्राज कर सके। तो आई थिंक और उसके बाद क्या होता है 1 महीने बाद एक एंकर बुक का सेलिंग खुलता है, फिर 6 महीने बाद एक और सेलिंग खुलता है, फिर 1 साल बाद एक और प्री आईपीओ शेयर होल्डर्स का सेलिंग खुलता है। तो रियल सप्लाई आती है लगभग 1 साल तक आईपीओ होने के बाद। तो हमारा ये स्ट्रैटेजी रहती है कि आईपीओ में हम रिसर्च कर लें, समझ लें, फिर 4 क्वार्टर उसका रिजल्ट्स देख लें कि क्या वो रिजल्ट्स एक टाइम पे अच्छे थे या 2 क्वार्टर के लिए अच्छे थे प्री आईपीओ, कि अब कंटिन्यूअसली कंपनी ग्रोथ की तरफ जा रही है, मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है। और फिर साल भर बाद जब सारे लॉक इन खुल जाएँ, तब मुझे लगता है एक फेयर वैल्यू मार्केट में एस्टैब्लिश होती है, जो एक एस्ट्यूट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्च्युनिटी देती है कि वो पार्टिसिपेट करे ना करे। तो मुझे लगता है एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऑल्सो जो हाइप में ना जाके आप 1 साल ट्रैक करें उस कंपनी को और उसके बाद पेशेंटली उसको ऐड करें, तो मेरे ख्याल से हिसाब से वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी रही है इन्वेस्टर्स के लिए। तो थोड़ा सा मतलब इंतज़ार कर लें, वैल्यूएशन प्रॉपर आ जाए तब लगाएं, तो आपके लिए आपको लगता है कि ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी होती है। अभिषेक अग्रवाल साहब, जो आईपीओ आ रहे हैं वहाँ भी यही स्ट्रेटजी अपनाई जाए? देखिए, आईपीओ में हो बड़ा सिंपल सा रहा है, जहाँ पैसे बनते हैं लोग वहीं चले जाते हैं। अगर हम ये डेटा को तो थोड़ा सब जगह होगा, एक्सट्रपलेट करें। जहाँ पैसे बने वो हाँ, लोग वहीं जाएंगे। हाँ, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हम इंडियन मार्केट में लिस्टेड सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं वर्सेस जो अभी ये नई लिस्टिंग हो रही है, उसमें फ़र्क ये है कि 27 कंपनियाँ आउट ऑफ 30 कंपनियाँ जिन्होंने आईपीओ लेके आए, उनके इश्यू प्राइस से ऊपर जो है कंपनियां लिस्ट हुई और इन कंपनियों में ऑन एन एवरेज इन्वेस्टर्स ने 25% का रिटर्न बनाया, जबकि अगर आप उसी निफ्टी को आप पकड़ लें तो निफ्टी का रिटर्न करीबन करीबन जो है वो 6% के आसपास रहा है। तो 6% की एग्जिस्टिंग कंपनियां जो खड़ी है निफ्टी में वर्सेस आप अगर बात कर रहे हो 25%। वहां है, तो एक तो ये है कि एवरेजली आप वही जो अजीज भी कह रहे थे कि यहाँ पे एक तरह का मैनिपुलेशन कह लें या जैसा भी आप कह लें कि वॉलेटिलिटी मिलती है, पैसा बनाने का मौका मिलता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, कोई भी नाम आप लेके कूद जाइए, बट अल्टीमेटली लोगों ने इसको देख के ही पैसे लगाने हैं और इसी रीजन से ट्रेंड चल रहा है। इंटरेस्टिंग बात ये है, 2 साल पहले पूरे साल में मतलब 24 की बात कर रहा हूँ, 76 आईपीओ मेन बोर्ड में आए थे। 25 में जो मार्च तक हम देखें तो 80 और शायद इसी साल के 6 महीने में 120। तो जो मैडनेस चल रही है मेरे हिसाब से बहुत बड़ी है और अगली सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में तो $30 बिलियन के आसपास का नया जो है यहाँ पे अभी रेस करेंगे, जिसमें एलजी इंडिया, टाटा कैपिटल, ग्रो जैसी कंपनी आएंगी। तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड तो अभी चल रहा है एंड क्योंकि पैसे बन रहे हैं इसलिए लोग आ रहे हैं। बट अगेन आई वुड कंसिडर दिस एज टू बी मोर ऑफ ट्रेडिंग नेचर रादर देन अ फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट लेवल। तो मेरी इतनी ही लिमिटेड इसमें राय रहेगी। तो मतलब ये अपने सब लोग मोटा मोटी इस राय पे सहमत है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे लोग ज़्यादा आईपीओ को देखते हैं, तो ये ध्यान में रखना चाहिए जब आप निवेश करने जा रहे हैं। तो एक चीज़ और जो हम लोग शो का समय 5-6 मिनट का बचा हुआ है कि आजकल हम लोग एक नया ट्रेंड देख रहे हैं कि जो न्यू एज कंपनियां हैं वहाँ पे अच्छी खासी रौनक वहाँ पे देखने को मिल रही है। मुनाफा भले ही कम है लेकिन उनका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसके पीछे क्या वजह है, लोग क्या सोच रहे हैं, उनमें फ्यूचर अपना देख रहे हैं फिरोज अजीज साहब? देखिए, सबका आंसर अलग है। अब थोड़ी कंपनीज जो हैं उनकी साइज की वजह से इंडिसेस में आ गई हैं। अब देखिए, जैसे निफ्टी में 4 कंपनियों का बदलाव हुआ है लास्ट 1 साल में। तो अब 4 कंपनी में से एक कंपनी है जो लॉस मेकिंग कंपनी थी और वो आ गई निफ्टी में। अब निफ्टी में 8 लाख करोड़ का एयूएम, ईपीएफओ का सबसे ज्यादा एयूएम है एसबीआई और यूटीआई के माध्यम से। तो अगर आप 2% भी लगा लें वेट, ओके, तो क्या होता है कि आपको 16,000 करोड़ का माल खरीदना है।
और काफी सारे एफआईआईज हैं, शॉर्ट टर्म एफआईआईज जो इंडेक्स को फ्रंट रन करते हैं, ये रियलिटी है। तो मैं ये क्या कह रहा हूँ कि लॉस मेकिंग बिजनेसेस में पैसिव की इन्वेस्टमेंट्स पहले आती है, उसकी वजह से प्राइस मोमेंटम आता है, प्राइस मोमेंटम की वजह से ट्रेडर आ जाता है, ट्रेडर सब देख के फिर एक एक्टिव फंड मैनेजर को बोलता है मैं क्या मिस कर रहा हूँ, फिर वो लॉस मेकिंग कंपनी को भी जस्टिफाई कर लेता है, फिर अपने पोर्टफोलियो में खरीदता है। तो ये जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है ना, इसकी वजह से काफी सारे लॉस मेकिंग बिजनेसेस जिनके 450 की पीई है, वो निफ्टी में घुसे होते हैं। अब आप देखें निफ्टी की, मैं आपको एक बहुत अनोखी बात बताता हूं। आप एनएससी की वेबसाइट में निफ्टी की पी देखेंगे 22-23 की आएगी। आप 50 कंपनियों को एक एक्सेल शीट में डालें, उनकी पी लें और उसकी वेटेज डालें और उसको वेटेड एवरेज करें, 35 की आएगी। अब मैंने एक सवाल पूछा एक ऐसा क्यों? एक्सपर्ट साहब से। सॉरी लक्ष्मण सर। ऐसा क्यों? हाँ, ये ऐसा क्यों? ये लोगों को पता होता नहीं है, सब कहते हैं कि 22 की पी है निफ्टी की। तो भाई 50 कंपनियों को आप लिस्ट में लगाएं और वेट्स डालें और एक्सेल शीट पे कैलकुलेट करके देखें हर इंडिविजुअल कंपनी की वेट के हिसाब से। जब एनएससी कैलकुलेट करती है, कोई फॉर्मूला पढ़ता नहीं है, सब सुनते हैं, बताते हैं आपको। आप देखें उसका एक फॉर्मूला है, फ्री फ्लोट की वेट से मल्टीप्लाई करता है एनएससी निफ्टी की पी कैलकुलेट करते हुए। इसीलिए उसकी 22-23 की आती है। अगर आप वेटेड एवरेज इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की इंडिविजुअल वेट से उसकी पीई को मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे 35 के ऊपर आती है निफ्टी की पीई। क्योंकि अगर एक कंपनी 450 पीई पे होती है, उसकी अगर वेट होती है 1.2, तो वो पीई को, निफ्टी की पीई को 1.86% से बढ़ा देता है। तो 1.86 टाइम्स से बढ़ा देता है। तो पॉइंट ये कह रहा हूं कि ये जो लॉस मेकिंग बिजनेसेस हैं, वो पहले पैसिव के अंदर आते हैं। पैसिव के अगर आने से मोमेंटम आता है, मोमेंटम से बहुत सारे बोलते हैं फ्लैग पैटर्न आ गया, तो फ्लैग पैटर्न आ गया तो बहुत सारे ट्रेडर घुस जाते हैं। ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। फिर एक्टिव फंड मैनेजर जस्टिफाई करता है, हाँ यार कुछ तो होगा। फिर वो अपनी रिपोर्ट पढ़ के रिपोर्ट में ऐसा एक तड़का डालता है कि यार ये जस्टिफाई कर देता है कि ये स्टॉक तो बनता है। जस्टिफाई करता। फिर लास्ट में वो घुसता है। Right? This is the actual reason why several नहीं तो businesses have got failed. ऐसे में इन्वेस्टर क्या करे? अभय अग्रवाल साहब? तो आंसर आई थिंक फिरोज ने दे दिया ऑलरेडी। उसमें उनके उनके जो जवाब है वो बड़ा क्लियर है। आई थिंक इन्वेस्टर को एनालिसिस करना चाहिए कि मैं क्यों ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ। स्टोरी है कि फंडामेंटली अगर 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, तो ये 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप के सामने मेरी दूसरी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टमेंट की, और इससे मेरा क्या रिटर्न बन सकता है। क्या ये 6 लाख करोड़ का बिजनेस बन सकता है 3 से 5 साल में? सो आई थिंक एक सिंपल एनालिसिस करें तो पता चल जाएगा। बिकॉज जस्ट बाय फ्लोज की वजह से कोई मार्केट, और फिर उसके बाद एकदम ठीक है, कई बिजनेसेस हैं जो जस्ट फ्लोज की वजह से, पैसिव फ्लोज की वजह से वैल्यूएशंस एस्केलेट हो जाती हैं और फिर एक नया नैरेटिव बनता है। आई थिंक इस मार्केट में इन्वेस्टर्स को बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है कि बहुत ही आप, केयरफुल रहने की जरूरत या यहाँ मतलब पर है। स्टोरी जो है वो तो बनती रहेंगी, उसके पीछे क्या है सब्सटेंस, वो देखना बहुत जरूरी है। वो